पाठ 4 झूठ हो गया सच। एक राज्य के चंद्रपुर नामक शहर में हरिहर और नीलेश नामक दो व्यापारी रहते थे। उन दोनों का साझे का व्यापार था। दोनों अपने राज्य से कम मूल्य पर जो भी अच्छी वस्तु प्राप्त होती उसे खरीदते और अपने पानी के जहाज से दूर दराज के राज्यों में जाकर बेच आते। उचित मूल्य पर वस्तु बेचने के कारण उन दोनों की वस्तुएं सफलतापूर्वक बिक जाती और उन्हें अच्छा लाभ भी होता। एक बार हरिहर और नीलेश रुई खरीदकर उसे बेचने निकल पड़े। मित्र, मुझे लगता है अब हमें एक बड़ा जहाज खरीद लेना चाहिए। हमारा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारा पुराना जहाज तो छोटा है। हरिहर ने नीलेश से कहा। तुम्हारा कहना उचित है मित्र, किंतु बड़ा जहाज खरीदने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी और अभी हमारे पास इतना अधिक धन नहीं है कि हम बड़ा जहाज खरीदने के विषय में सोच सके। हरिहर की बात सुनकर नीलेश बोला। हाँ, ये तो है। हरिहर ने सहमति जताई। खैर, इस विषय पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी के बारे में सोचो। सामने ही राजगढ़ राज्य का तट दिखाई दे रहा है, नीलेश ने कहा। राजगढ़ के तट पर उतरकर हरिहर और नीलेश ने रुई के ढेर को किराए के गधों पर रखा और अलग अलग दिशाओं में रुई बेचने चल दिए। चलते चलते हरिहर की मुलाकात रुई के एक स्थानीय व्यापारी से हुई, जिसने हरिहर की उत्तम किस्म की रुई देखकर उसे उचित मूल्य पर खरीद लिया। इसके विपरीत नीलेश दिन भर रुई लिए भटकता रहा और अंत में उसने बहुत ही कम मूल्य में अपनी रुई बेच दी। शाम को जब नीलेश जहाज पर वापस आया तो उसने हरिहर को अत्यंत खुश देखकर पूछा, क्या बात है मित्र, तुम बहुत खुश लग रहे हो? प्रसन्न होने की तो बात है, मेरी रुई उचित मूल्य में बिक गई, हरिहर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मित्र, तुम निश्चित रूप से लाभ में रहे, क्योंकि मुझे तो अपनी रुई बेचने के लिए बहुत भटकना पड़ा और अंत में उसे कम मूल्य में बेचना पड़ा। नीलेश गहरी सांस लेते हुए बोला। ओह, ये तो बेहद अफसोस की बात है, लेकिन मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, हरिहर ने दिलासा देते हुए कहा। नीलेश ने हरिहर से कुछ नहीं कहा, परंतु उसे अत्यधिक प्रसन्न देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी और आगे से उसने कोई भी लाभदायक बात हरिहर को न बताने का निश्चय कर लिया। अगली शाम नीलेश ने बाजार से कम मूल्य में प्राप्त अनाज को हरिहर की अनुपस्थिति में चुपचाप जहाज पर रखवा दिया और हरिहर को कानों कान इसकी खबर नहीं होने दी। अगली सुबह जब वे अपने राज्य वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे तो हरिहर ने कहा, मित्र, क्यों ना हम इस राज्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कोई वस्तु खरीद ले चलें, जिसे अपने राज्य में बेचकर हम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अरे नहीं, ऐसा ना करना। न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। मैंने रात को स्वप्न देखा कि वापस जाते वक्त तूफान आ जाएगा और तुम तो जानते ही हो कि यदि तूफान आ गया तो सामान के भारी होने के कारण जहाज के डूबने की संभावना भी अधिक होगी, नीलेश ने कहा। ओह, ये बेहद चिंताजनक बात है। यदि तुमने ऐसा भयानक स्वप्न देखा है तो ऐसा करते हैं कि आज हम वापस नहीं लौटते। मित्र, मैंने स्वप्न देखा है, यह घटना हमारे वापस जाते समय होगी। अब चाहे हम आज वापस जाएं या कल, यदि अनहोनी होने वाली होगी तो घटित होकर ही रहेगी। इसलिए इस विषय में सोचकर समय व्यर्थ ना करें। अच्छा होगा हम आज ही वापस चला चलें। नीलेश ने कहा तो हरिहर ने उसकी बात मान ली और दोनों जहाज द्वारा अपने राज्य को वापस आने लगे। नीलेश अपनी चालाकी पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि चंदनपुर निकट पहुंचने से पहले कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। अत्यधिक मात्रा में अनाज भरा होने के कारण जहाज का भार अधिक था, इसलिए जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा और वह डूबने लगा। जहाज डूबता देख हरिहर और नीलेश ने पानी में छलांग लगा दी और तट तक तैरकर पहुंचे। मित्र, तुमने जो अनहोनी स्वप्न में देखी थी वह तो वास्तव में ही हो गई। अच्छा हुआ तुमने मुझे आगाह कर दिया था, नहीं तो मैं अत्यधिक मात्रा में अन्न और मसाले खरीद लेता। इस जहाज डूबने से होने वाली क्षति के साथ मुझे अन्न डूबने की क्षति को भी झेलना पड़ता, हरिया ने कहा।
नीलेश गहरी श्वास लेकर रह गया तथा सोचने लगा कि ईर्ष्यावश अपने मित्र से झूठ बोलने का जो अपराध उसने किया उसे उसका फल मिल ही गया।